तो स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप 15, है ना। ग्रुप 15 को निक्टोजन बोलते हैं। निक्टोजन मीन्स किसी को पता है निक्टोजन मीन्स क्या होता है? निक्टोजन्स मीन्स होता है कि फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ करेंगे हम इसको, किसकी तरह? फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया आएगा, है ना, इसमें यूरिया पढ़ेंगे, NH2CO NH2, है ना। मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं ना। इस ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर को हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? निक्टोजन्स बोलते हैं, है ना। कॉपी कर लो, ये करना हो ना, हेडिंग लगा लो ग्रुप 15, है ना। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम निक्टोजन्स भी बोलते हैं। देखो नाइट्रोजन फैमिली, है ना, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना, हमने पढ़ा। पहला 13th, है ना, 14th, है ना, अब 15th पे आ गए हैं नाइट्रोजन फैमिली में, है ना। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 NP3 होगा। क्या होगा? NS2 NP3 इसका क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, बताओगे? ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा, +3 होगा और +5 होगा, है ना। अब -3 कैसे होगा, है ना, जैसे हम लिखते हैं NH3, क्या लिखते हैं? NH3। NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? हाँ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, है ना, और हाइड्रोजन की होती है 2.1, है ना। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, जिसके ऊपर कम होगी, है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? -3, है ना। तो इस ग्रुप के अंदर -3, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने मिलेगा। देखो नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप के, वो सब सॉलिड होते हैं ना। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। और पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है ना, 78%। कॉपी कर लो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोवेलेंट रेडियस हमने पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल क्या पढ़ा है? बोला करो, क्या पढ़ा है? पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कोवेलेंट रेडियस, है ना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो कोवेलेंट रेडियस होती है ना, किसका निकालते हैं हम? देखो जितने भी हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वो फ्री फॉर्म में, है ना, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होते, वो बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं। इसीलिए हम उनकी कौन सी रेडियस निकालते हैं? कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं। अब जैसे हमको कोवेलेंट रेडियस निकालना होगा नाइट्रोजन का, है ना, फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का। अब बताना है हमको कोवेलेंट रेडियस किसकी ज्यादा होगी, है ना। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सेल नंबर क्या होता है? बढ़ता है। और सेल नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा ना। सेल नंबर इंक्रीज होगा तो रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना। तो डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ेगा। अब आते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी, है ना। आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है किसी गैसियस एटम से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है वही क्या होती है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है ना। अब आपको बताना है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, है ना, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है? हाँ, नाइट्रोजन ना। नाइट्रोजन का साइज क्या है? पूरे ग्रुप में सबसे छोटा है ना। तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? न्यूक्लियस से ज्यादा पास होंगे, तो उनका जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कॉपी कर लो ये।
हो गया कॉपी? है ना, नोट लगा के लिख लो, है ना। ओनली नाइट्रोजन इन दिस ग्रुप कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इन इट सेल्फ। मीन्स जो तुम्हारा N2 है ना, ऐसे P2 है ना, AS2 ऐसे बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। जैसे N2 हो गया, P2 हो गया, AS2 हो गया, ये क्या होना चाहिए? फॉर्म होना चाहिए। पर जो है ना, ओनली नाइट्रोजन इन दिस ग्रुप कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग पी पाई बॉन्ड, है ना। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर केवल नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर क्या होता है, जो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका मेन रीजन यही है क्योंकि वहां पे क्या होता है, 2p पाई, और 2p पाई की क्या होती है, पाई बॉन्डिंग, है ना, विद इन इटसेल्फ। फॉस्फोरस एंड अदर डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो सेल नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हम क्या पढ़े हैं कि 2p पाई की ओवरलैपिंग अच्छी होती है ना। अगर हम आएंगे नीचे, क्या 3p पाई और 3p पाई, है ना, 3p पाई की ओवरलैपिंग क्या होती है, बहुत ही पुअर होती है, इसीलिए वो P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। उसके क्या बनते हैं, एलोट्रॉप्स बनते हैं, है ना। हम एलोट्रॉप्स में क्या पढ़ते हैं, है ना, P4 पढ़ते हैं, है ना, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, है ना, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप पहला पॉइंट लिख लो कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर केवल नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर पी पाई की, है ना, बॉन्डिंग होगी, वो 2p पाई की, है ना, पाई बॉन्डिंग होगी, जिससे N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा। अदर एलिमेंट, है ना, अपने मतलब डाई फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितना होती है, 4 होती है, और फास्फोरस की कितना होती है, 6 होती है ना। अब हमने पढ़ाया था, जब आपको पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग, क्या पढ़ाए थे, केमिकल बॉन्डिंग, तो हमने वैलेंसी और कोवैलेंसी बताया था ना। कोवैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी या बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। अब जैसे हम लिखेंगे नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, है ना, मतलब एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का कितना, 7, है ना। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2p3, है ना, यही लिखेंगे, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, क्या नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, नहीं होता है ना। तो वो नॉर्मल कंडीशन में कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो नॉर्मली उसकी कोवैलेंसी कितना होगी, 3 होगी, वैलेंसी या कोवैलेंसी कितना होगी, 3 होगी। लेकिन अगर वो 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा तो अपने लोन पेयर्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, क्योंकि वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 कैसे रिएक्ट, मतलब 2 किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, लोन पेयर की तरह। तो जैसे आप लिखते हो NH4, है ना, NH4 प्लस लिखते हो, है ना, NH4 प्लस लिखते हो, तो देखो इधर हम लिखे NH3 के पास क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर है वो H प्लस को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। और जैसे ही देता है ना, H प्लस के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, है ना, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो ओवरऑल चार्ज किसके ऊपर रहेगा, प्लस नाइट्रोजन के ऊपर, है ना। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है ना। आप ये याद कर लो कि अगर हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, है ना, कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है ना। अब जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना लिखा हुआ है, 6, है ना। देखो फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा या 5 बनाएगा, लेकिन फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो वहां से वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ले सकता है ना, लोन पेयर के थ्रू। और हमने ये भी बताया है कि कोई भी आपके सिलेबस में केवल इतना पढ़ना है कि कोई भी मॉलिक्यूल है जो अपने सराउंडिंग में कितने एटम्स को, है ना, रख सकता है। जैसे कोई मॉलिक्यूल बना, उसमें जो सेंट्रल एटम है वो अपने सराउंडिंग में कितने एटम्स को रख सकता है, 6 को, है ना। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है ना। इसीलिए क्या है, फास्फोरस अपने सराउंडिंग में कितने एटम को अटैच कर सकता है, 6 को। अब जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं PCl6 माइनस, क्या लिख सकते हैं, PCl6 माइनस। अगर लिखेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया है वो इसलिए आया है क्योंकि फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है ना, लोन पेयर के फॉर्म में लिया है अपने वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर। तो कॉपी कर लो ये, है ना।
ये कॉपी कर लो, फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट ना जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए ना? देखो, हमने पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके किसके ऊपर लगता है? 13, 14 और 15th ग्रुप के ऊपर, है ना? तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या होते हैं? जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं s सबसेल के, वो क्या शो करने लगते हैं? इनर्टनेस शो करने लगते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं ना, उनका जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि पुअर शिल्डिंग होती है। इसीलिए जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या शो करेंगे? इनर्टनेस शो करेंगे। तो लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना? हाँ, +5 की डिक्रीज होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या शो करेंगे? इनर्टनेस शो करेंगे, पुअर शिल्डिंग के कारण 4f की, है ना? तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आप इजीली निकाल ही नहीं सकते हो ना, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा ना, NH2 NP3, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? इनर्टनेस शो करने लग रहे हैं। कॉपी कर लो ये, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हो गया कॉपी? कंपेयर करो स्टेबिलिटी, है ना? यहाँ पे आपको बताना है कि आर्सेनिक +5 या आर्सेनिक +3, है ना, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की? पहले आर्सेनिक में बताओ। हाँ, +5 की, है ना? एंटीमनी में +5 की, बिस्मिथ में, है ना, +3 की होगी। हमको लास्ट एलिमेंट हर ग्रुप का याद रखना है, 13, 14 और 15 का। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज करेगी ड्यू टू, ना लिखना हो तो लिख लेना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हो गया कॉपी? देखो, जो नाइट्रोजन फैमिली है,
उसमें नाइट्रोजन को छोड़ के, है ना, और जो भी एलिमेंट है वो क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब होता है खुद से खुद की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, है ना। देखो N2 जो होता है उसके अंदर 2p पाई की ओवरलैपिंग होती है ना। तो N2 जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन P2 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका मेन रीजन ये है कि नीचे आओगे तो थर्ड पीरियड होगा तो 3p पाई की ओवरलैपिंग होगी, और हमने पढ़ा है कि 3p पाई और 3p पाई की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, इसीलिए ये P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके क्या बनाएगा, एलोट्रॉप्स बनाएगा ना, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, जो हमने पढ़ा है पिछली क्लास में ना, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस ना। तो ये पॉइंट नोट कर लो, all oxidation state +1 to +4 नाइट्रोजन सो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम। क्या होता है, नाइट्रोजन अगर +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी कंपाउंड बनाया हुआ है ना, कोई भी कंपाउंड बनाया हुआ है, अगर उसको एसिडिक मीडियम में ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। मींस यहाँ पे आप क्या बताओगे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बताओ सब लोग। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +3, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, +5 और, है ना, +2 आएगा। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे एक क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। जैसे क्या हुआ, +3 से +5 में चला गया, और क्या हुआ, +3 से +2 में चला गया। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब ही होता है कि क्या होगा, एक नंबर इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट और एक नंबर डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। भाई अगर नाइट्रोजन का कंपाउंड है, अगर वो +1 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इस इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो, तो वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा, है ना। और जो फॉस्फोरस है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है अपने हर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे वो बेसिक मीडियम हो। यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है ना, +1 से लेके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो वो डिसप्रपोर्शनेशन तब शो करेगा जब मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा। लेकिन फॉस्फोरस चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, अगर वो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। कॉपी नहीं कर रहे हो क्या? हो गया? अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, है ना। तो क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली के सभी मेंबर, है ना, केवल ट्राई, है ना, हाइड्राइड्स ही बनाते हैं, है ना। मतलब EH3 टाइप का हाइड्राइड बनेगा, EH5 टाइप का हाइड्राइड, EH5 टाइप का हाइड्राइड नहीं बनेगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली होती है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 और +5 होता है ना। तो केवल EH3 टाइप का हाइड्राइड ही क्या होगा, बनेगा, है ना। ये बना लो, है ना, NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3। E बोले तो, है ना, ये तुम्हारा क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर हमने नाइट्रोजन लिया है तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, फॉस्फोरस लिया तो PH3 बन जाएगा। ये कॉपी करने से पहले ये समझ लो, मूविंग डाउन द ग्रुप, है ना, ये
सारे पॉइंट्स का क्वेश्चन आ चुका है ना। उसने ऐसे लिखा हाइड्राइड्स और पूछा बॉन्ड एनर्जी बताइए, है ना। इनकी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करिए, थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करिए, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिए, बॉन्ड एंगल कंपेयर करिए, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए और रिड्यूसिंग पावर बताइए। देखो बॉन्ड एनर्जी आप ही बताओ, डाउन द ग्रुप जाओगे, है ना, आप बनाते हो NH3। नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का, है ना। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, हाइड्रोजन किस पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड का है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड की ओवरलैपिंग क्या होगी? अच्छी होगी, है ना। अच्छी होगी तो उनके बॉन्ड को तोड़ पाना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो आपसे पूछे बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड स्टेबिलिटी, या फिर क्या पूछे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। बॉन्ड एनर्जी पूछे, बॉन्ड स्टेबिलिटी पूछे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछे, है ना। तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगा। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। उसका मेन रीजन क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पुअर ओवरलैपिंग होती जाएगी, नीचे नीचे जैसे ही जाओगे, है ना, क्या होगा? सेल नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा तो अच्छी ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इसीलिए बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब आते हैं लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोन पेयर देने की टेंडेंसी, है ना। मींस हाइड्रोजन को कितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा वो ना लोन पेयर। तो क्या होगा? जैसे आप NH3 लिखते हो, PH3 लिखते हो, ASH3, है ना, SbH3, BiH3, सबके पास क्या है? लोन पेयर है। पर डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। और साइज बढ़ेगा तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा ना। उसको घूमने के लिए क्या मिलेगा? ज्यादा स्पेस मिलेगा, है ना। तो वो इजिली डोनेट नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा? NH3, PH3, SbH3 और BiH3 डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? लिखा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी, है ना। क्यों डिक्रीज होगी? आपको रीजन पता हुआ ना। क्योंकि डाउन द ग्रुप आओगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि वो डिस्पर्स हो जाएगा उस बड़े स्पेस में। इसीलिए NH3 की बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, है ना। पर डाउन द ग्रुप आने पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो आपको पढ़ाया गया है पीरियोडिक टेबल में ड्रैगोज रूल। क्या पढ़ाया गया है? ड्रैगोज रूल। उसमें बताया गया है कि खासकर इस पीरियड्स के अंदर, है ना, 15th के अंदर क्या होता है? PH3, ASH3 और SbH3 के अंदर क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं तो बॉन्ड एंगल भी नहीं बताएंगे, है ना। तो मीन सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, यही आएगा। और है ना, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा? अप्रॉक्स 90 होगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर प्योर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, बॉन्डिंग में। इसीलिए बॉन्ड एंगल भी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब ये दो पॉइंट समझ लो। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बोले तो, है ना, एसिड वो जो इजिली क्या देगा? H+ देगा, है ना। एसिड वो जो इजिली H+ दे देगा, है ना। तो क्या होगा? जो तुम्हारा NH का बॉन्ड है ना, PH का बॉन्ड है, और किसका है? ASH का बॉन्ड है, SbH का बॉन्ड है और Bi का बॉन्ड है ना। देखो ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है और ये सिक्स्थ का है ना। डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक है ना। हमने
पढ़ा भी कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका कम है तो ये बॉन्ड ब्रेक करना ज्यादा आसान है ना। तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक करना ज्यादा आसान है तो H+ इजिली रिलीज हो जाएगा, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पुअर ओवरलैपिंग होगी तो H+ को निकालना इजी होगा, है ना। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगी। अब रिड्यूसिंग नेचर, है ना, रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होना। खुद ऑक्सीडाइज का मतलब होता है हाइड्रोजन निकालने को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकाल रहा है ना, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज क्यों होगा, क्योंकि वो H+ को निकाल रहा है ना। तो ये कॉपी कर लो। तो सभी पॉइंट अच्छे से समझ आ गए ना। ये पॉइंट्स आपको याद कर लेने, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स के क्वेश्चन बन के आ चुके हैं ना। उसने बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करवाया, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग नेचर, लुईस बेस स्ट्रेंथ, है ना, और बॉन्ड एंगल। और ये पॉइंट याद रखना है कि, है ना, नाइट्रोजन फैमिली में केवल ट्राईहाइड्राइड्स ही बनाएंगे, है ना, पेंटा के फॉर्म में नहीं बनाएंगे। ये थर्मल स्टेबिलिटी है ना। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीट करने पे कौन कितना जल्दी ब्रेक होगा। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि हीट करने पे बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। हो गया कॉपी। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आया है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या है, बल्क प्रॉपर्टी हैं। क्या है, बल्क प्रॉपर्टी है ना। हमने पढ़ाया था जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या पढ़ाए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H बॉन्डिंग के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होंगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते जाएंगे, राइट, इकट्ठा होते जाएंगे, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, तब हम क्या देखते थे, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। पहला क्या देखते थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। जब हमने बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किया था, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को, तो हमने ऑर्डर लिखवाया था कि आपको जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। उसके बाद क्या देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएंगे, है ना। उसके बाद क्या देखेंगे, अगर इससे सॉल्व नहीं होगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, 5, है ना। कौन कौन से, सबसे पहला है आयन डाइपोल, है ना। उसके बाद आयन इंड्यूस डाइपोल, है ना। फिर डाइपोल डाइपोल, है ना। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, है ना। तो कितने टाइप के हैं,
वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 तरह के, मतलब 5 तरह के हैं। अगर वंडरवॉल 2 मॉलिक्यूल जो आपको दिए गए हैं, अगर उनका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आ जाए, मींस उनमें आयन डाइपोली, मतलब जैसे 2 को कंपेयर कर रहे हो उसमें आयन डाइपोली लग रहा है, जैसे हम लिख दिए HCl और Cl2, क्या लिख दिए, HCl और Cl2, और आपसे बोलें कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बता दो, क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H बॉन्डिंग के। क्या इसमें से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, नहीं करता ना। उसके बाद किस पे आओगे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक कंटेनर में HCl 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 भर दो और एक कंटेनर में क्या भरोगे, Cl2 Cl2 Cl2। अब बताओगे HCl और HCl के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, कैसा इंटरेक्शन होगा, है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, और इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो हमने क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी सबसे ज्यादा किसके होगा, आयन डाइपोल होगा, है ना। उसके बाद डाइपोल डाइपोल होगा, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा, फिर इंड्यूस डाइपोल होगा। इसीलिए HCl का बॉइलिंग पॉइंट Cl2 से ज्यादा आएगा। तो अब ये समझने के बाद यहां आओ, है ना, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जैसे हमने नॉर्मल ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका बॉइलिंग पॉइंट का, NH3 का ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि NH3 के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन उतना अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, बहुत ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है जो मोलर मास को ओवरकम कर जाए, है ना। ये है तीसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H बॉन्डिंग के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। अगर गिवन जो मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर अट्रैक्शन सेम आ जाए, क्या आ जाए, अट्रैक्शन सेम आ जाए, तो आप क्या देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए मोलर मास देखोगे, है ना। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो क्या होगा, देखो NH3 के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, और डाउन द ग्रुप जाते हो, देखो BiS3 SbS3 AsS3 और PH3, इनके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। तो अगर BiS3 AsS3 SbS3 को कंटेनर के अंदर भरोगे तो सबके अंदर सेम अट्रैक्शन लग रहा होगा, है ना, जो भी अट्रैक्शन होगा सेम अट्रैक्शन लग रहा होगा, सेम अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो हम किससे कंपेयर करेंगे, मोलर मास से। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। इसीलिए BiS3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, फिर SbS3, फिर NH3 और फिर PH3 का, है ना। तो समझ आया इसका ये होना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे होना चाहिए, है ना, लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। कॉपी कर लो ये, देखो मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर वही है ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब जब हम मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो NH3 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, है ना। लेकिन वैसे एक्चुअल ऑर्डर है ना कि डाउन द ग्रुप जाने पे, है ना, क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं तो NH3 का सबसे ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद तो नीचे वाला ही है ना, ये है ना, SbS3 ही है ना, AsS3 और PH3, है ना। NH3 ज्यादा होने का रीजन है मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो दोनों ऑर्डर एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको क्या करना है, याद कर लेना है ना। हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे जब भी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए, है ना, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं ना। सबसे पहले देखो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पता चल जाए तो उसके बाद देखो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है ना। अगर 2 के अंदर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ गया तो आप क्या देखोगे, मोलर मास। अब अगर ऐसा भी हो जाए कि 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के अंदर है तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या देखोगे कि इंटर है कि
इंट्रा है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। तो दो अलग अलग जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? बल्क बनाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इंट्रामोलिकुलर के अंदर एक ही के अंदर हो रहा है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, है ना। तो जब हमने पढ़ाया था तो सारा क्वेश्चन भी करवाया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का, है ना। कॉपी खोलो, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। कॉपी ये कर लो, कॉपी जल्दी से। और बेसिसिटी तो अभी जस्ट, है ना, कंपेयर करवाए थे कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होती है? डिस्पर्स होती जाती है ना। साइज बड़ा होने से लोन पेयर क्या होता है? डिस्पर्स होता जाता है। इसीलिए बेसिसिटी मतलब एस प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, है ना। एस प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा NH3, PS3, ASS3, SbS3 और PiS3। देखो ऐसे डाउन द ग्रुप जाओगी, सबके पास लोन पेयर है ना। इसका साइज इतना छोटा सा है, इसका इससे बड़ा है, इसका इससे बड़ा है, इसका इससे भी बड़ा है, इसका इससे भी बड़ा। तो क्या होगा? यहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होगा ना, यहाँ पे कम अवेलेबल होगा ना, क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा? लोन पेयर के लिए ढेर सारी जगह मिलती जाएगी, तो वो इजिली डोनेट नहीं हो पाएगा, है ना। हो गया कॉपी? हमने पढ़ लिया रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, है ना। अब पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के साथ दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3 और E2O5, ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं ना। तो E है हमारा क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। E2O3 वाले ऑक्साइड और E2O5 वाले ऑक्साइड्स लिख लो ना। N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3 और Pi2O3। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस का 3 है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 5 है। समझ लो एक पॉइंट, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्यों बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज हो रहा है? हमने क्या बताया था? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड, है ना। पी ब्लॉक के अंदर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड की हम क्या देखते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। तो डाउन द ग्रुप जाते हो, अगर इसमें डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, है ना। और मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। वही लिखा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटल का बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं ना। मेटल के ऑक्साइड्स का क्या देखते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ। तो मेटल के ऑक्साइड बेस नेचर के होते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटल आ रहे हैं, तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना। अगर पूछेगा कि अब मतलब ऊपर जाने पे क्या होगा? ऊपर जाने पे क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, है ना, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का क्या देखते हैं हम? एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, है ना। अगर मेटल अगर एलिमेंट एम्फोटेरिक है ना, तो वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो दोनों में वही है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है डाउन द ग्रुप जाने पे, है ना। देखो P4O10 और P4O6 क्या है? ये दोनों क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, है ना। देखो P2O5 क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4O10, है ना। मीन्स हम इसका डाइमर बना सकते हैं, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P4O, है ना। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा? P4O10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे P2O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P4O6 में कन्वर्ट हो जाएगा,
है ना। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। एग्जाम्स में पूछा गया है कि P4O10 का स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें नंबर ऑफ POP लिंकेज बता दो, है ना। P4O6 का स्ट्रक्चर बनाओ और नंबर ऑफ POP लिंकेज बता दो, है ना। ये कॉपी कर लो, फिर अगले पेज में हम उनका स्ट्रक्चर बना देंगे। ये क्या है, P4O10 का स्ट्रक्चर है। काउंट कर लो कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 सराउंडिंग में, है ना, और 6 बीच में, है ना। 6 4 10 और फॉस्फोरस, है ना। यहाँ P4O10 के अंदर फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता सकते हो, है ना। पे -2, देखो इस पे -2, है ना, इसकी वजह से इस पे +2, है ना, इसकी वजह से इस पे +1, इसकी वजह से इस पे +1, इधर से भी +1। तो ओवरऑल फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जा रहा है, +5 ना। तो P4O10 के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। अब बताओ नंबर ऑफ POP लिंकेज कितने हैं। नंबर ऑफ POP लिंकेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो POP लिंकेज कितने हैं, 6। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, बड़े बड़े एग्जाम्स में आया है, CSI या नेट में भी आया है। और क्या था, एक P4O6 था। बना लियो कि नहीं स्ट्रक्चर। P4O10 बना पाए हो कि दिखाऊं फिर से स्लाइड। P4O6 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +3 आएगा, है ना। +3 कैसे आएगा समझ लो, है ना। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे +1 आएगा, है ना, इस पे -1 आएगा, इधर भी -1, इधर +1, इधर -1, इधर +1। तो ओवरऑल कितना चार्ज आ जाएगा इस फॉस्फोरस के पास, प्लस कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, है ना। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना एकदम इजी आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने रेडॉक्स कितनी क्लास किए थे, रेडॉक्स की 8-10 क्लास हुई थी ना। अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ POP लिंकेज कितने होंगे, 6 होंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगा इसका, SP। बताओ क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, sp3 आएगा ना, क्योंकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। इधर भी देख लो, यहाँ पे क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, बताओ इतना तो आना चाहिए। कितने नंबर ऑफ पाई सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, एक तो पाई है ना। तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP आएगा। हो गया, बन गया ये। अब नेचर लिख लो ना, E2O3 और E2O5 का नेचर। जैसे
N2O3 P2O3, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं ना, तो ये एसिडिक है ना। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं ना। और बिस्मिथ क्या होता है, बेसिक होता है ना, क्योंकि बिस्मिथ मेटल है, क्या है। हो गया कॉपी। देखो रिएक्शन विथ किससे पढ़ा हमने, हाइड्रोजन से है ना, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अब रिएक्शन विथ हेलोजन है ना। हेलोजन से रिएक्ट करके ये EX3 और EX5 टाइप के हैलाइड्स क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। अब एक ट्विस्ट ये है कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, मींस नाइट्रोजन के पेंटाहाइलाइड एग्जिस्ट नहीं करते। कोई बताएगा क्यों नहीं करते हैं, स्मॉल साइज नहीं, स्मॉल साइज रीजन नहीं होगा। नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हो सकता है, तो 5 कैसे सराउंडिंग में लगा देंगे, है ना। इसीलिए है ना, नाइट्रोजन के केवल ट्राई हैलाइड एग्जिस्ट करेंगे, पेंटाहाइलाइड नहीं करेंगे ना। कॉपी कर लो ये NCl3 PCl3 है ना। और ये पॉइंट समझ लेना, स्टेबिलिटी ऑफ +5 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होगा, बिस्मिथ के 4F की पुअर सील्डिंग होती है, पुअर सील्डिंग होने से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, मींस NH2 के इलेक्ट्रॉन इनर्टनेस शो करेंगे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने पे +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, पर +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाएगा क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट है। पजांस रूल पढ़े हो, हाँ। कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, EX5 का कोवेलेंट कैरेक्टर EX3 से ज्यादा होगा, मींस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं PCl3 और PCl5 है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, PCl3 का या PCl5 का, है ना। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए क्या देखते हैं, पोलराइजिंग पावर, क्या देखते हैं, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं समझ जाना, है ना। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, किसके, है ना।
पोलराइजिंग पावर किसका निकालते हैं? केटायन का। पोलराइजेशन किसका निकालते हैं? एनायन का, है ना। तो ये याद कर लेना है। कोवेलेंट करेक्टर, है ना, कंपेयर करने के लिए SCLA ये याद कर लेना है। स्मॉल केटायन लार्ज एनायन, क्या याद कर लेना है? स्मॉल केटायन लार्ज एनायन ना। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, है ना। मींस पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा मींस पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। पोलराइजिंग पावर कोवेलेंट करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए क्या होगा देखो, इसीलिए हमने क्या लिखा कि PCl5 का कोवेलेंट करेक्टर PCl3 से ज्यादा होगा। अब यहां पे देखना है सेम ग्रुप के अंदर, सेम ग्रुप के अंदर पोलराइजिंग पावर कंपेयर करोगे तो सिर्फ ये याद रखो SCA, है ना, SCLA स्मॉल केटायन लार्ज एनायन, है ना। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का 3 आएगा, है ना। फास्फोरस के ऊपर भी प्लस का 3 आएगा। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा कि फास्फोरस का साइज छोटा होगा? हाँ, चार्ज तो सबके ऊपर सेम आ रहा है तो साइज डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है ना। और साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, देखो NCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3 और BiCl3, है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर सेम। अब ये तो यही समझा दिया हमने PCl3 और PCl5 में, है ना। अगर पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड दिया हुआ है तो हमेशा किसका बताओगे पोलराइजिंग पावर? पेंटा का, क्योंकि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, है ना। साइज इसका छोटा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। पोलराइजिंग पावर केटायन का देखते हैं, मींस एनायन को कितना अपनी तरफ खींच रहा है, डिफॉर्म कर रहा है। जिसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। फजान ने क्या बोला था कि, है ना, कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है नेचर में वो 100% ना आयोनिक है और ना 100% कोवेलेंट, है ना। आयनिक के अंदर कुछ कोवेलेंट करेक्टर है, कोवेलेंट के अंदर कुछ आयोनिक करेक्टर है ना। ये पॉइंट लिख लेना, NF3 इज द ओनली स्टेबल ट्राईफ्लोराइड ऑफ नाइट्रोजन ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और BiF3 इज द ओनली पेंटाहेलाइड ऑफ बेरिलियम विच एग्जिस्ट, है ना। बेरिलियम का केवल ट्राई पेंटाफ्लोराइड फॉर्म ही क्या होता है नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स है ना, ये आपको डिट्टो याद कर लेना है ना, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। आई थिंक ये वाला 2024 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। नाइट्रोजन फैमिली में थोड़ा ज़्यादा कंपाउंड्स पढ़ना पड़ता है ना, सबसे बड़ा फैमिली है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, इन्हीं में ज़्यादा टाइम लगता है। हो गया कॉपी? चलो अगली क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ना है हमको, डाई नाइट्रोजन, अमोनिया और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड पढ़ना है ना। ये लिख लो, है ना, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स हमको पढ़ना है आज। डाई नाइट्रोजन पढ़ लेंगे, अमोनिया और ये, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड अगली क्लास में पढ़ेंगे। हो गया कॉपी?
डाई नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट, है ना, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, देखो इस पे प्लस चार्ज होता है NH4 पे प्लस और Cl पे माइनस चार्ज होता है ना, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और NO2 पे माइनस का 1 होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों पे -1 चार्ज होता है, क्या होता है, -1 चार्ज होता है। देखो इधर +1 इधर -1 इधर +1 इधर -1, है ना, तो क्या हो जाएगा NH4 NO2, है ना, बना ये प्लस किसके साथ जाएगा, NO2 के साथ, माइनस के साथ, है ना, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, सोडियम के साथ क्लोरीन गया, है ना, क्या बन गया NaCl और NH4 NO2 बन गया, है ना। अब ये जो NH4 NO2 होता है वो ब्रेक हो जाता है किस फॉर्म में, N2 और H2O के फॉर्म में, है ना। तो पहला जब हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्राइट का तो हमको क्या मिलता है ना, N2 और वाटर मिलता है ना, तो ये रिएक्शन कॉपी कर लो। और हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, है ना, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो भी हमको क्या मिलता है N2H2O और Cr2O3, है ना। Cr2O3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ, है ना, +3 होगा, है ना। तो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, है तो वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, है ना। है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है ना। तो +7 से +3 में जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा, क्या होगा +7 से किस में जा रहा है, +3 में, है ना, मीन्स ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्रीन में। ये याद रख लेना है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल एजाइड, है ना, PaN3 बोले तो बेरियम एजाइड, है ना, सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड को हीट करोगे, है ना, तो बेरियम और N2, है ना, ये जो N2 मिलता है वो प्योरेस्ट नाइट्रोजन होती है, क्या होती है, प्योरेस्ट N2, है ना। प्योरेस्ट डाई नाइट्रोजन कैसे फॉर्म करते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल एजाइड, है ना, मेटल एजाइड किसके किसके, बेरियम और सोडियम के। बस देख लेते हैं, इसके आगे तो है नहीं, इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे। और पीछे का पढ़ना स्टार्ट करो, है ना, नहीं सब कुछ भूल जाएगा ना। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद बचेगा डी और एफ ब्लॉक में, है ना, 3-4 क्लास होगी, वो खत्म हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन, है ना, सेशन स्टार्ट होगा, फिर हर चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, पहले टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, फिर, है ना, टॉपिक वाइज, फिर चैप्टर वाइज, फिर प्रीवियस ईयर के जितने, है ना, आए हुए हैं नीट और जेई में। हो गया कॉपी ये, हाँ क्वेश्चन कराने तक यहीं रहेंगे। देखो हम जो पढ़ाते हैं, अगर खुद से तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करोगे पढ़ना ना, तो तुम हर क्वेश्चन कर ले जाओगे, है ना। है ना, N2 की प्रॉपर्टी लिख लो कुछ, है ना, रिएक्शन विथ मेटल, ये हम पढ़ चुके हैं आई थिंक, है ना।
जब हाइड्राइड्स का क्या बोलते हैं, मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस किए थे तभी ये पढ़े थे, है ना। देखो लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो N2 से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल नाइट्राइड बनाएंगे, और मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, अमोनियम और, है ना, हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। वही लिखा हुआ है, लिथियम N2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Li3n। अब Li3n कैसे बन रहा है समझ आ रहा है ना। नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का 3 होता है, लिथियम के ऊपर प्लस का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, Li3n, है ना। अब ऐसे Mg पे 2 प्लस, है ना, इस पे 3 माइनस, क्या हो गया, Mg2n3। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, मींस वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं, किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर से, है ना। अब लिथियम पे प्लस चार्ज है ना, नाइट्रोजन पे माइनस का 3 चार्ज है ना। तो H प्लस और OH माइनस, वाटर किस में ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में, है ना। तो लिथियम किसको लेना चाहेगा, लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ, तो क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है ना, ऐसे ही। मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है, अमोनिया गैस रिलीज होती है। मेटल नाइट्राइड कोई सा भी लोगे, है ना, उसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा, अमोनिया गैस रिलीज होगी। क्या लिखा हुआ है, N2 इज अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N2 बट बिकम रिएक्टिव ऑन एलिवेटेड टेम्परेचर, है ना। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, बोलो, 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है ना। तो क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा ना। मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा